हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 1 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट करवाऊंगा और ये आखिरी क्लास होगी पेपर नंबर 1 के लिए। इसके बाद आपको पेपर नंबर 2 की क्लासेस देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस पेपर नंबर 1 की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लेना। पेपर से पहले आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि एग्जामिनेशंस में आप बढ़िया से एग्जाम कंडक्ट कर सको। तो चलिए भाई साहब, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव में जुड़ सके। आइए हम लोग बात करेंगे आज के इस क्लास में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। देखिए, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। यहां पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी थे। तो बात करी जाए हड़प्पा वासियों की, किसकी बात करी जा रही है? हड़प्पा वासियों की। तो याद रखिएगा, हड़प्पा वासी जो है या कपास के उत्पादन में अग्रणी माने जाते थे। यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने वाले हैं, वह क्या है? तो देखिए, अगर बात कर लिया जाए हड़प्पा वासियों की, तो हड़प्पा वासियों का अगर पूछा जाए कि मुख्य खाद्य फसल क्या था, क्या पूछा जाए? मुख्य खाद्य फसल क्या था? तो आप कहोगे सर, इसका जो मुख्य खाद्य फसल था वह था गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ, जो कि हड़प्पा वासियों का क्या था? तो मुख्य खाद्य फसल था। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य जो है यह कहां से प्राप्त किए गए थे। तो बात करी जाए समुद्री यात्रा के साक्ष्य की, यह ध्यान रखिएगा, समुद्री यात्रा का साक्ष्य कहां से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला था? तो आपको याद रखना है, लोथल से मिला था। कहां से मिला था? लोथल से। अब यहां पर देखिए, कालीबंगा की अगर बात कर लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से जो साक्ष्य मिला था वह किसका साक्ष्य मिला था? आप नोट करोगे, हल का जो साक्ष्य होता है। ठीक है, हल का साक्ष्य ये कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। वहीं पर देखिए, बात कर लिया जाए भाई साहब चनहुद्रों की, किसकी बात कर लिया जाए? चनहुद्रों की। तो यहां से किसका साक्ष्य मिला था? तो आप नोट करोगे भाई साहब, लिपस्टिक का। किसका साक्ष्य मिला था? लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कहते हैं, चनहुद्रों से। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद में गंगा का वर्णन जो है यह कितनी बार मिलता है? कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, और इसमें पूछा जा रहा है कि गंगा का वर्णन जो है यह कितनी बार मिलता है। तो आप कहोगे सर कितनी बार मिलता है? केवल और केवल एक ही बार जो है ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें, देखिए ऋग्वेद की, किसकी बात करें? ऋग्वेद की। तो नदियों का जो वर्णन है यह किसमें किया गया है? तो आप कहोगे भाई साहब नदी स्तुति में। किसमें किया गया है? नदी स्तुति में जो है नदियों का वर्णन किया गया है। इस नदी स्तुति के दौरान जो है कहीं कहीं यह बताया गया है कि ऋग्वेद में 10 नदियों का वर्णन है और वहीं पर कहीं कहीं बताया गया है कि 21 नदियों का वर्णन है। तो आपके पेपर में इसमें से जो ऑप्शन रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? तो टिक कर सकते हो। आगे बात करेंगे, देखिए ऋग्वेद, स्टार बनाइए और आप लोग लिखिए ऋग्वेद। और यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऋग्वेद में जो है गाय को किस नाम से जाना गया है, तो आप कहोगे सर गाय को या तो अदिति के नाम से जाना गया है या फिर कहोगे सर गाय को अघन्या के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? अघन्या या फिर अदिति के नाम से जाना गया। देखिए, अघन्या का अर्थ क्या होता है? कभी ना मारे जाने वाला। ठीक है, जिसको मारा नहीं जाता है उसको हम लोग अघन्या कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिएगा तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो सिंपली हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, यानी कि लड़कियों के जन्म की निंदा जो है यह किस वेद में किया गया है? तो यह जो है आपका अथर्ववेद, इसमें कन्याओं के जन्म का क्या किया गया है? तो निंदा किया गया है। अथर्ववेद जो कि बात कर लिया जाए तो यह आपके सबसे नवीनतम वेद हो जाएंगे। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम वेद, तो आप कहोगे सर सबसे प्राचीनतम वेद जो है यह आपका ऋग्वेद है। वहीं पर आगे बात कर लिया जाए, देखिए अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। किसका वर्णन है? जादू टोना का वर्णन है, या कहे तो अंधविश्वास का वर्णन जो है, अंधविश्वास का वर्णन ये कहां पर किया गया है? तो आपके अथर्ववेद में अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। सामवेद की बात करी जाए तो इसमें गीतों का वर्णन है। किसका वर्णन है? गीतों का वर्णन किसमें किया गया है? संगीतों का वर्णन, तो आपका सामवेद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? क्वेश्चन है कि मगध की गद्दी पर बिंबिसार जो है यह कब आसीन होता है? तो मगध की गद्दी पर बात कर लिया जाए बिंबिसार की, तो बिंबिसार, सबसे पहले बिंबिसार के बारे में जान लीजिए। तो बिंबिसार जो था एक हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। और बिंबिसार को ही जो है हर्यक वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और देखिए, यह जो बिंबिसार है भाई साहब, यह मगध की गद्दी पर कब बैठता है? तो यह 544 ईस्वी में। कितने ईस्वी में?
544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर कौन बैठता है? तो बिंबिसार बैठता है। चलिए आगे बात करेंगे भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय यहां पर कौन कौन है? तो यहां पर क्या हीनयान जो है या बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, या महायान, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के केवल दो ही संप्रदाय थे। कितने संप्रदाय थे? बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे। एक का नाम था हीनयान। क्या नाम था? एक का नाम था हीनयान और दूसरा का नाम था महायान। यानी कि यहां पर जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक बौद्ध के मूर्तियों का निर्माण जो है किस शैली में किया गया है? तो बात करी जाए बौद्ध के मूर्तियों का जो निर्माण है यह सबसे अधिक जो है यह गंधार शैली में किया गया है। किस शैली में? गंधार शैली में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखोगे। आगे बात करेंगे भाई साहब, देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है यह कब करवाया गया था? तो बात करी जाए सारनाथ स्तंभ का, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह कहां पर है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो आप कहोगे सर वाराणसी में। कहां कहोगे? उत्तर प्रदेश कहां पर? वाराणसी में, महादेव की नगरी में। ठीक है। और यहां पर देखिए सारनाथ की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए इसका जो निर्माण करवाया गया था यह 250 ईसा पूर्व में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 250 ईसा पूर्व में सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए आप फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सारनाथ स्तंभ जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। चलिए आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करी जाए हर्ष चरित्र की, तो यह बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना? हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है। कलहन की रचना के बारे में बात कर लिया जाए तो राजतरंगिणी को किसने लिखा है? राजतरंगिणी को किसने लिखा है? राजतरंगिणी को, ठीक है, तरंग नोट कीजिएगा यहां पर, राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी को किसने लिखा है? तो भाई साहब कलहन ने लिखा है। वहीं पर विष्णु शर्मा की बात कर लिया जाए तो यह किसके लेखक है? पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई साहब? तो आपके विष्णु शर्मा है। ठीक है। कालिदास की रचना, रूपक किसकी रचना है? तो भाई साहब रूपक जो है यह कालिदास की रचना है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन थे? तो बात करी जाए चीनी यात्री ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग जो था भाई साहब यह हर्षवर्धन के समकालीन था। किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का समकालीन हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर आज के इस क्लास में हम लोग जो एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपके पेपर में ये निश्चित छप सकता है। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशाओं का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर वैदिक आर्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का क्या करें, विवेचना करें। देखिए यहां पर मैंने जो पॉइंट ऐड करा है वह सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और राजनीतिक है। ठीक है, इसमें से कोई दो ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये चार मैंने इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आपको चारों की समझ हो जाए अच्छे तरीके से, और आप अगर चारों पूछा जाए तो आप चारों का आंसर कर सकते हो, अगर दो पूछे कोई तो दो का कर सकते हो, तीन पूछे तो तीन का कर सकते हो। चलिए हम लोग सबसे पहले अब इसके आंसर राइटिंग को देखते हैं। बिल्कुल टॉपर के अंदाज में हम लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग देखना सीखेंगे टॉपर गुरु के साथ। चलिए भाई साहब देखो की पॉइंट क्या है क्वेश्चंस का की पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल का एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर वैदिक काल, यह जो काल है इसे वैदिक काल क्यों कहा गया इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल जो है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, इसका विकास जो माना जाता है यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल जो है यह विकसित हुआ। आखिर यह वैदिक काल क्यों कहा गया इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इस काल में क्या होता है, तो इस काल में वेदों का निर्माण होता है। वेद के बारे में जानते हो, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इन सभी वेदों का जो निर्माण है आपका इसी उत्तर वैदिक काल में होता है। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस उत्तर काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो एक बेसिक परिचय था आपका उत्तर वैदिक काल का। आगे देखते हैं कि आखिर उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी वह सामाजिक स्थिति किस प्रकार का था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या एवं साधनों की विधि के कारण जो है बड़े ग्रामों और नगरों का क्या होता रहा, विकास होता रहा, क्योंकि काफी ज्यादा जनसंख्या थी और साधनों की विधि के कारण जो है यहां पर ग्रामों और नगरों का काफी ज्यादा विकास होना शुरू हुआ। आर्य एवं अनार्य रक्त के मिश्रण के कारण जो है सामाजिक जीवन में परिवर्तन जो था यह स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता था। लेकिन अभी भी अधिकांश आर्य जो है यह गांव में ही निवास करते थे। भले ही सामाजिक परिवेश में विकास का पहल था, लेकिन आर्य समाज के जो लोग थे यह अधिकतर आर्य समाज के लोग जो है वह कहां पर, तो गांव में ही निवास किया करते थे।
गांव के घर जो थे वह कच्ची पक्की, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में घर जो होता था यह किस चीजों से बना होता था, तो कच्ची पक्की ईंटों से, मिट्टियों से, बांसों से बनाए जाते थे। ठीक है, छत को घास फूस से बनाया जाता था और भूमि पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रचलन था। इस काल की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, इस काल के सामाजिक परिवेश की अगर बात करें तो वैदिक काल में जो है कौटुंबिक जीवन में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यहां पर जो था संयुक्त परिवार की प्रथा जो थी यह प्रचलित थी। वहीं पर बात कर लिया जाए तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी काफी ज्यादा विकसित हुआ और धीरे धीरे जो है यह जाति व्यवस्था का रूप लेने लगा था। जैसे कि समाज जो है इसके बाद 4 वर्णों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं पर बात किया जाए तो साधारणतः जो है स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस काल में जो है विवाह का प्रथा आवश्यक माना जाता था। अविवाहित पुरुषों को न तो किसी जग में अधिकार दिया जाता था और न ही उसे स्वर्ण, नहीं यहां पर स्वयंवर लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? स्वयंवर लिख लीजिएगा। उसे किसी भी स्वयंवर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। किसको? जो अविवाहित लोग हुआ करता था। इसलिए इस काल में जो है महिला और पुरुष सभी के लिए जो है विवाह की जो प्रथा थी, विवाह की प्रथा, यह आवश्यक किया गया था। आगे बात करेंगे तो देखिए इसकी सामाजिक परिदृश्य कुछ और भी है। वह है कि उत्तर वैदिक काल में समाज में नारियों की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला था। यानी कि नारियों से जो क्या कहते हैं मतभेदता की जाती थी, नारियों से जो विभेद, नारियों में जो विभेद था, उन सभी विभेदों की स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिला था उत्तर वैदिक काल में। और इसी काल में भोजन और वस्त्र में कोई विशेष परिवर्तन, इस काल में भोजन और वस्त्र में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस काल में एक चीजों पर रोक था, वह था मांस के सेवन पर। ठीक है, मांस के सेवन को बहुत बुरा समझा जाता था। ठीक है, वहीं पर उत्तर वैदिक काल की बात कर लिया जाए तो इस काल में शिक्षा का भी काफी ज्यादा विकास हुआ। गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले क्या होता था, तो ब्रह्मचर्य धारण करना होता था विद्यार्थियों को। ठीक है, और वह ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी के संस्कार में लोगों को आना पड़ता था और इसी चीज को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसी चीज को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। और इसके बाद काफी ज्यादा जो है शिक्षा का विकास देखने को मिला। वहीं पर बात कर लिया जाए अब आर्थिक स्थिति की, तो देखिएगा आर्थिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति थी, इस काल में आर्थिक क्षेत्र में भी काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन जो है यह आर्यों का क्या था, तो प्रमुख व्यवस्थाएं मानी जाती थी। कौन कौन सी चीजें? कृषि और पशुपालन। लेकिन इस काल में कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ और इसका महत्व भी काफी अधिक बढ़ गया था, क्योंकि लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी और लोगों की जनसंख्या अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, आपको खाने के लिए खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकता है ये अधिक होगी। और खाद्य पदार्थ आपको कहां से मिलने वाला है, तो वह कृषि कार्य से ही मिलने वाला है। इसीलिए कृषि की जो अहमियत थी इस काल में अधिक देखने को मिला। वहीं पर बात कर लिया जाए कि कृषि के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधे भी काफी ज्यादा विकसित हुए, व्यवसाय में भी काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिला और अनेक नवीन व्यवसाय का उल्लेख इस उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है। इस काल में बात कर लिया जाए तो वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग का तेजी से विकास होता है और सोने, चांदी, लोहे, टीन आदि का जो है इस काल में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो वाणिज्यिक व्यापार की, तो वाणिज्यिक व्यापार जो है इस काल में भी काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में अपना जो है स्थान ग्रहण किया। वहीं पर बात करें देखिए तो इस काल में जो भी व्यक्ति व्यापारी होते थे, ठीक है, उनका जो है एक अलग सा वर्ग था जिसे किस रूप में जाना जाता था, तो वाणिज्य के रूप में जाना जाता था। तो ये थी क्या, तो ये थी उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। वहीं पर हम बात करें उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति की, तो राजनीतिक स्थिति भी काफी ज्यादा यहां पर क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित देखने को मिला था। बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो है राज्यों का स्थान जो है एक तरीके से राज्य न होकर यह एक प्रादेशिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य का जो आधार प्रादेशिक हो गया था। ठीक है, राज्य का जो राज्य आधार नहीं रह गया था, वह राज्य जो है अब प्रादेशिक राज्य के रूप में विकसित हो गए थे। अतः कहा जा सकता है कि राजा न केवल जन का प्रमुख हुआ करता था, वरन देखो वरुण नहीं, यहां पर वरन कर लेना, ठीक है, वरन वह एक निश्चित प्रदेश का क्या हुआ करता था, स्वामी हुआ करता था। ना ही वह केवल राजा जो होते थे, जो भी राजा इस काल के हुए, इस काल में जो भी राजा हुआ करते थे, वह केवल राज्य के अंतर्गत ही नहीं प्रमुख माना जाता था, वह कहा जाए तो पूरे प्रदेश का स्वामी माना जाता था। आगे बात करेंगे तो देखिए इसके राजनीतिक पहल में बात कर लिया जाए तो जितने भी राजा या सम्राट हुए, ठीक है, वह वंशागत हुआ करता था।
यानी कि उत्तर वैदिक काल में जैसे कि कोई राजा है तो उसके ही वंश का कोई अगला राजा फिर से बनेगा। लेकिन इसके लिए एक चीजें नियम थी, वह नियम क्या था देखिएगा। तो इसके लिए क्या होना था, तो प्रजा की स्वीकृति जो है आवश्यक माना जाता था। अथर्ववेद में राजा के निर्वाचन का क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा के निर्वाचन का उल्लेख जो है यह किस वेद में मिलता है, तो आप कहोगे भाई साहब अथर्ववेद में मिलता है। वहीं पर बात करें तो राज्य कार्य में जो होता था राजा के सहयोग के लिए, वह अनेक अनेक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था इस काल में। जैसे कि राजगुरु के रूप में कौन थे, तो पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित को क्या कहा जाता था, राजगुरु कहा जाता था। राजा की पटरानी जो होती थी जिसे महिषी कहा जाता था। ठीक है, वहीं पर बात कर लिया जाए कि सेना का जो प्रधान होता था उसे सेनानी कहते थे। वहीं पर राजप्रसाद का जो रक्षक होता था उसे क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। इसी तरीके से अनेकों पद जो है निर्धारित किए गए थे, किसके लिए, तो राजा के सहयोग के लिए, राजा को सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये थी राजनीतिक स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। तो देखिएगा, धार्मिक स्थिति की अगर बात कर लिया जाए उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं की आराधना और उपासना जो है यह काफी मात्रा में होती थी। लेकिन इस काल में जो है अनेक देवी देवताओं ने अपना महत्व जो है खो दिया था। यानी कि काफी सारे देवी देवताएं जो थी जिसका महत्व कम हो गया था। इस काल में ज्यादातर अगर बात कर लिया जाए तो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, इस सभी की जो पूजाएं हैं ये काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। वहीं पर बात कर लिया जाए ऋग्वैदिक आर्यों का जो धार्मिक स्थिति था, ठीक है, धार्मिक जीवन वह बहुत ही सरल माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो धार्मिक जीवन था वह बहुत ही कठिन था। इस युग में यज्ञ का काफी ज्यादा महत्व बढ़ गया था। धार्मिक जो कर्मकांड थे उसका जो है विस्तार हुआ और यज्ञ इतने खर्चीले और जटिल हो गए कि साधारण जनता के लिए इस जगहों पर अनुष्ठान करवाना जो है असंभव सा था। क्योंकि देखिए, आमदनी जितनी रहेगी उस हिसाब से अगर खर्चे हो तो कहीं ना कहीं यह सभी के लिए एक सरल माना जाता है, एक सामान्य माना जाता है। लेकिन यज्ञ का जो खर्चा था वो काफी जटिल था, जिसके कारण एक साधारण जनताओं के लिए, एक साधारण व्यक्तियों के लिए जो है इन जगहों पर अनुष्ठान करवाना वह काफी असंभव माना जाता था। तो यह कुल स्थिति थी धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल का। चलिए, तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक की पॉइंट है निष्कर्ष, जो कि आपको हर एक प्रश्नों के अंत में लिखना ही है, जिससे क्या होती है, तो आपके आंसर की यूनिकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के अंतर्गत। तो देखिए, इससे स्पष्ट होता है उपयुक्त कथनों के आधार पर कि इस काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके साथ साथ धार्मिक स्थिति थी, उस क्षेत्र में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला था। तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको सेम इसी प्रकार से अपना आंसर राइटिंग करना है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो बस एक छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आगे पेपर नंबर 2 की क्लासेस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ पेपर नंबर 2 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।